ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयशा के मुंह से हकीकत सुनने के बाद अक्षय को ऐसा लगने लगा था जैसे उसके सर पर बिजली गिरी हो। आज तक अक्षय जो जिंदगी जीता रहा वह बस उसके मन का एक वहम था। अक्षय हमेशा से यह समझ रहा था कि वह आयशा के प्यार का इम्तिहान ले रहा था, मगर सच तो यह था कि आयशा सब कुछ पहले से जानती थी और अक्षय को सच न बताकर वह उसके प्यार और उसके भरोसे को परख रही थी। सच पता चलते ही अक्षय की आंखों में खून सवार हो गया। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का एक जानवर जाग गया था। कमरे में रखी हुई चीजें यहाँ वहाँ फेंकते हुए अक्षय ने आयशा से कहा, झूठ है सब, यह सब कुछ झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता था, बस यह कहानी बनाने की कोशिश कर रही हो तुम। सच तो यह है कि तुम दौलत की भूखी थी और इसलिए तुमने मुझे छोड़ा था। आयशा ने बड़ी शांति से इस बात का जवाब देते हुए कहा, अगर मुझे दौलत की भूख होती तो मैं तुम्ही से शादी करती। तुमने मुझसे सच न बताकर बहुत ज्यादा हर्ट किया था। अगर मैं पैसों की भूखी होती तो इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्ही से शादी करती। आज तुम्हें सामने देखकर मुझे तरस आता है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे, मगर अपने प्यार पर भरोसा न करके तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आज तुम्हारी जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। वो लोग जो अपने प्यार पर भरोसा नहीं करते, उनका अंजाम क्या हो सकता है वह तुम्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आयशा की बातें तीर की तरह अक्षय को चुभने लगी थी। आयशा ने धीमी आवाज में अक्षय से पूछा, वैसे अब तो सालों बीत चुके हैं, मगर क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि इस तरह की प्लानिंग करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? अक्षय कुछ देर तक आयशा की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। उसके बाद फिर से अपने रॉकिंग चेयर पर बैठकर अक्षय ने आयशा से कहा, मैं बस सच्चा प्यार पाना चाहता था। मैं उस प्यार की तलाश में था जो मुझसे नाता जोड़े, ना कि मेरे बैंक बैलेंस से, और उसी तलाश में भटकता रहा। जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तब मैंने तय कर लिया था कि मैं कॉलेज में किसी से अपनी सच्चाई नहीं शेयर करूंगा। अब मेरा प्यार मेरे आसपास था जो वह जरूर मुझे ढूंढ लेगा, मगर मैं चाहता था कि मेरा प्यार मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मुझे चुने, ना कि मेरे पैसों की वजह से। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने जो जो सोचा था वही हुआ। तुम कॉलेज की ना सिर्फ सबसे खूबसूरत लड़की थी बल्कि बाकी लड़कियों से काफी अलग थी। मैं गरीब था यह जानने के बावजूद तुमने बाकी लड़कों को छोड़कर मुझे पसंद किया। मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हें मेरा हाथ थाम लिया। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, मगर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह धीरे धीरे मेरी जिंदगी में जहर बनकर फैलता रहा। जिन पैसों को छुपाकर तुमसे नाता जोड़ने की कोशिश की थी, तुमने उन्हीं पैसों के लिए मुझसे नाता तोड़ दिया। औरतों की फितरत मैं बचपन से देखता आ रहा था, मगर मैं जानता था कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, मगर तुम भी बिल्कुल वैसी ही निकली जैसी वो थी। अक्षय की बात सुनकर आयशा हैरान हो गई। आयशा ने धीमी आवाज में अक्षय से पूछा, कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? अक्षय ने आयशा मारवा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी माँ की। तुम भी ठीक वैसी ही निकली जैसी वो थी। मेरी माँ ने भी मेरे बाप के साथ सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वह बहुत पैसे वाले थे। मैं लगभग 7 या 8 साल का था जब मेरे घर में अचानक ही मेरे माँ बाप के बीच काफी कहासुनी हो गई। 7 साल का होने की वजह से मैं बड़ों की बातें अच्छी तरह से समझ नहीं पाता था, मगर इतना जरूर जान चुका था कि मेरी माँ के जीवन में जरूर कोई ऐसा आदमी आ गया था जिसका होना मेरे पापा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी माँ ने शादी के बाहर किसी और से संबंध बना लिए थे। मेरे पापा ने जब मेरी माँ से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तब मेरी माँ ने मेरे पापा से कह दिया कि उन्होंने मेरे पापा से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि उनके पास पैसा था। जीवन साथी बनने के लिए और कई गुणों की जरूरत होती है जो मेरे पापा में नहीं थे।
और इसलिए उन्होंने किसी और के साथ संबंध बनाए थे। मेरे पापा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके, वो टूट गए थे। कई कई दिनों तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे उनके शरीर के हर अंग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे नजरों के सामने मेरे पापा हर पल कमजोर पड़ रहे थे, मगर मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। डॉक्टरों की एक बड़ी सी फौज रोज मेरे पापा के इलाज के लिए घर पर आती रही थी और घर से चली जाती थी, मगर पापा की हालत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन मेरे कमजोर पड़ चुके बाप ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कभी किसी ऐसी औरत से रिश्ता मत जोड़ना जो तुम्हारी दौलत से प्यार करे। मैं मेरे पापा की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। पापा की कही हुई बात का मतलब मैं उस वक्त नहीं जानता था। धीरे धीरे पापा की सांसें तेज होने लगी। मेरे पापा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया गया था। जब पापा ने देखा कि कमरे में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था, तो उन्होंने धीरे से अपने नाक से वह ऑक्सीजन मास्क हटा लिया। कुछ देर तक वह फटी हुई आंखों से मुझे देखते रहे। बस मुझे 2 घंटे बाद इस बात का एहसास हुआ कि पापा ने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। पापा के गुजर जाने के बाद सारा पैसा, सारी दौलत, सारा शोहरत मुझे ही मिलने वाला था। कुछ सालों में मैं इतना मैच्योर हो गया कि पापा की अधूरी बात भी पूरी तरह समझ सकता था, और इसलिए कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं दुनिया के सामने कभी अपनी असलियत नहीं जाहिर करूंगा। मेरे पापा की सबसे बड़ी दुश्मन उनकी दौलत थी। मैं अपनी दौलत को अपनी जिंदगी का दुश्मन नहीं बल्कि ताकत बनाना चाहता था, मगर तुमने ऐसा होने नहीं दिया। तुमने भी वही किया जो मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ किया था। अगर दुनिया का यही दस्तूर है तो यही सही, मगर मैं इस दस्तूर को नहीं बदल सकता तो क्या हुआ, गुनाह करने वाले को सजा तो दे सकता हूँ। धीरे धीरे अक्षय की आवाज काफी भारी होने लगी। उसकी सांसें भी काफी तेज होने लगी थी। अक्षय ने आयशा मारवा के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, दुनिया की सारी खूबसूरत औरतें धोखेबाज होती हैं। इस दुनिया में अगर कोई एक सच्चा रिश्ता है तो वह है इंसान का पैसों के साथ। पैसों के अलावा इंसान और कुछ नहीं देख सकता, न रिश्ते, न नाते, न संबंध, न प्यार। हमारा प्यार सच्चा नहीं था। किसी का प्यार सच्चा नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे पापा के मर जाने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझसे प्यार करने की कोशिश की, मगर मैं जानता था कि सभी लोगों को पता था कि मेरे पापा मेरे लिए कितना पैसा छोड़ गए थे। बस उसी पैसे की लालच में आकर मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी, सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, इस बात को लेकर कि मेरी परवरिश कौन करेगा। दरअसल वो लोग मेरी परवरिश इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वह मुझसे प्यार करते थे। उन सब की नज़र मेरी दौलत पर थी। मैं दिन रात अपने आप को अपने कमरे में बंद करके रोने लगा। कॉलेज में मैं अपनी असलियत छुपाकर अकेला अपने आप से लड़ता रहा। अपने आप को मैं इतना काबिल बना देना चाहता था कि मैं अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत को 1 साल में 10 गुना कर दूं, क्योंकि मैं अब तक यह बात समझ चुका था कि सारे रिश्ते बेमायने थे। अगर जिंदगी में सक्सेस को पाना है और खुशी हासिल करनी है तो पैसा कमाना होगा। मेरे पास पैसा था, मैं और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था, ताकि एक दिन प्यार खुद ब खुद मेरी ताकत के आगे झुक जाए। कॉलेज में मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मैंने भी गलती कर दी थी और तुमने भी मुझे वही सिला दिया जो मेरी माँ ने मेरे बाप को दिया था। तब से लेकर आज तक मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। अक्षय की बात बीच में काटते हुए आयशा वर्मा ने कहा, प्यार होता है, प्यार सबसे ताकतवर होता है। बस हमारा प्यार तुम्हारी परीक्षा को पार नहीं कर पाया, मगर इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में हर प्यार झूठा है। प्यार में जो ताकत है वह विश्वास से पैदा होती है। प्यार और विश्वास अगर एक हो जाएं तो उससे बड़ी ताकत इस दुनिया में कभी जन्म नहीं ले सकती। आयशा की बात पूरी होते ही ऊंची आवाज में अक्षय ने कहा, यह बकवास बंद करो और जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो।
जो धोखा तुमने मुझे दिया वही धोखा तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को दे रही है। तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुम्हारे बेटे को मिल रही है। तुम्हारी बहू भी तुम्हारे बेटे के साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, मगर तुम्हारे बेटे के पीठ पीछे तुम्हारी बहू भी किसी और के साथ संबंध बनाए बैठी है। यह कहने के बाद अक्षय जोर जोर से हंसने लगा। अक्षय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका था। वह बस जोर जोर से एक ही बात दोहरा रहा था, दुनिया की हर खूबसूरत लड़की बेवफा होती है और प्यार करने का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, धोखा, विश्वासघात। जो मेरी माँ ने मेरे बाप को दिया तुमने मुझे दिया, और आज तुम्हारी होने वाली बहू तुम्हारे बेटे को देने वाली है। अचानक ही आयशा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अक्षय से कहा, अनिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। अनिका और रोहित का प्यार बिल्कुल सच्चा है। उनके प्यार को किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्यार उनके विश्वास पर टिका है। आयशा की बातों में कॉन्फिडेंस देखकर अक्षय ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए और यहाँ वहाँ देखकर कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचता रहा। अक्षय ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रखकर आयशा से कहा, देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता कि तुम्हारी बहू क्या गोल खिला रही है, तो मैं तुम्हारी बहू के प्रेमी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, और तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। मगर तुम फिर फिक्र मत करना, मैं आज के बाद इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हर धोखेबाज को सजा मिलेगी। मैं उन खूबसूरत औरतों के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ूंगा कि किसी को प्यार में धोखा देने से पहले वह लोग 100 बार सोचेंगे कि उनका अंजाम क्या होगा। अगर किसी सच्चे आशिक का सर घूम जाए तो वह क्या कर सकता है, और इस बात का अंदाज हो जाएगा उन्हें। आयशा, अगर मैं चाहता तो पिछले 20 सालों में कभी भी तुम्हें एक चींटी की तरह रौंद सकता था। मैं तुम्हें मारकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे प्यार से आजाद हो सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था। मगर आज मैं जान चुका हूँ कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं है, और इसीलिए सच्चे प्यार को धोखे की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हें सजा देकर अपने आप को तुम्हारे बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। तुम्हें मारकर मैं अपने आप को आजाद कर दूंगा, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम्हें मारने के बाद मैं उस धोखेबाज अनिका को भी जरूर सजा दूंगा, ताकि तुम्हारा बेटा भी हमेशा हमेशा के लिए उस झूठे प्यार के बंधन से आजाद हो जाए। यह कहते ही अक्षय ने अपना एक हाथ आयशा के गले पर डालकर फंदा बना लिया। धीरे धीरे अक्षय अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। अक्षय ने अपनी पूरी जिंदगी जितना आयशा से प्यार किया था, आज अक्षय की आंखों में आयशा के लिए उतनी ही नफरत दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे अक्षय ने आयशा के गले पर अपनी पकड़ और तेज कर ली। आयशा की सांसें अब धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे अक्षय की पकड़ मजबूत होती गई। आयशा अपनी पूरी ताकत लगाकर अक्षय का हाथ अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर अक्षय के सर पर खून सवार था। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, इस दुनिया में प्यार का कोई वजूद नहीं है, और धोखा देने वालों की सजा सिर्फ एक है, उनकी मौत। तुम्हें मारने के बाद मैं उन अनिका को भी मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे बाप ने इसी झूठे प्यार की वजह से अपनी जान दी। अगर उन्हें उस वक्त पता होता कि प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होती है, तो वह अपनी जान नहीं गंवाते। मगर मैं मेरे बाप की तरह कमजोर नहीं हूँ। मैं अपनी जान नहीं दूंगा, बल्कि जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, मैं उसको सजा देकर रहूंगा। धीरे धीरे आयशा की सांसें धीमी पड़ने लगी थी। आयशा की आंखें भी अब लाल होने लगी थी। फटी हुई आंखों से आयशा किसी तरह अपने आसपास किसी ऐसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिससे वह अक्षय पर वार करके अपने आप को बचा सके, मगर अक्षय ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर आयशा का गला दबाया था। अक्षय का जुनून उसका पागलपन बन चुका था। उसे रोकना अब मुश्किल था। अक्षय ने फैसला कर लिया था कि वह आज आयशा को मौत की नींद सुला कर रहेगा। धीरे धीरे आयशा की सांसें धीमी पड़ने लगी। अक्षय अपने कई सालों की भड़ास को निकालते हुए सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा,
हर वह लड़की जो किसी को प्यार में धोखा देगी, मैं उसका यही अंजाम करूंगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अंकुर नायक दौड़कर अंदर आया। अंकुर ने अक्षय से कहा, बॉस, अभी अभी रोहित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें हर चीज का खुलासा हो गया है। दरअसल अनिका पर जिस लड़के के साथ अफेयर होने का शक था, वह लड़का और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी। मेरा मतलब है, रोहित और अनिका के बीच में और कोई नहीं है। रोहित और अनिका का प्यार सच्चा है। अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन अक्षय की ओर करते हुए अंकुर ने कहा, देखिए, यह उस न्यूज की एक लिंक है जिसमें सब कुछ साफ साफ क्लियर किया गया है। न्यूज देखकर अक्षय के होश उड़ गए। अक्षय कुछ देर तक हैरानी से फोन स्क्रीन की ओर देखता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि आयशा जो अभी भी उसकी तेज और सख्त गिरफ्त में थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। आयशा का निर्जीव शरीर अक्षय के कंधे पर झुक चुका था। वहां रोहित के मोबाइल पर आयशा के नंबर से एक मैसेज आया था जिसमें आयशा ने कहा था, मेरे बेटे रोहित और मेरी होने वाली बहू अनिका, मुझे माफ कर देना, मगर मेरे लिए अब यह दोगली जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे और अक्षय के संबंध काफी सालों पुराने थे। मैं उसी के साथ जा रही हूँ, वह जिंदगी जीने जो जीने की कस्में हमने कई सालों पहले खाई थी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हाँ, जब यह सारी बातें अच्छी तरह से तुम लोग समझ पाओगे और समझने लगोगे, तब जरूर तुम लोगों को मिलने आऊंगी। तब तक मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अनिका और रोहित दोनों ही यह मैसेज से दंग रह गए। अनिका ने तुरंत रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि यह मैसेज आयशा आंटी का है। मुझे लगता है अक्षय ने जबरदस्ती मैसेज उनसे बुलवाया है। रोहित लगातार उस वॉइस मैसेज को बार बार सुनता रहा। कुछ देर तक अच्छी तरह से उस वॉइस मैसेज की हर बारीकी जांचने के बाद रोहित ने अपनी नजरें झुकाते हुए अनिका से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह मैसेज जोर जबरदस्ती करके बुलवाया गया है। उनकी आवाज, उनके बात करने का तरीका देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी दबाव में यह मैसेज भेजा है। मैसेज के बैकग्राउंड में भी हल्की हल्की आवाजें आ रही है। लगता है वह किसी बीच पर या समंदर किनारे पर हैं। आसपास का वातावरण भी काफी शांत है। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त शहर में है। मेरे ख्याल से वह देश छोड़कर जा चुकी हैं। यह बात कहते वक्त रोहित का चेहरा काफी मुरझाया हुआ लग रहा था, मगर अनिका ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि आयशा इतनी आसानी से रोहित को छोड़कर जा चुकी थी। वह जानती थी कि 20 साल तक आयशा ने अपने बेटे से दूर रहकर भी अपने बेटे को कितना प्यार किया था। ऐसी औरत इस तरह बिना किसी को कुछ बताए अपने बेटे और उसके परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। किसी से उसका प्यार, उसके जीने का अधिकार छीनने का हमें कोई हक नहीं है। माँ जहाँ भी रहे बस खुश रहे। मैं यही चाहता हूँ और हमेशा यही चाहता रहूँगा। भले ही रोहित की बातों में काफी उदासी नजर आ रही थी, मगर अनिका जानती थी कि रोहित काफी समझदार इंसान था। वह रिश्ते की और हर इंसान के इमोशंस की कदर करता था। रोहित ने अपना फोन फिर से अपनी जेब में रखकर चिराग को अपने कमरे में बुलाया। कुछ देर बाद जब चिराग रोहित और अनिका के कमरे में आया तो रोहित ने चिराग से कहा, तुम सब कुछ छोड़कर बस यह पता लगाओ कि माँ इस वक्त कहाँ है। अगर वह किसी तकलीफ में है तो किसी भी हालत में उन्हें मुसीबत से बचाओ, चाहे तुम्हें इसके लिए जो भी करना पड़े। मगर हाँ, अगर वह खुश हैं, शेष हैं, तो बस हमारे कुछ आदमी उनकी सेफ्टी के लिए उनके आसपास लगा दो। उन्हें यह पता नहीं लगना चाहिए कि वह लोग उनके आसपास मौजूद हैं, वरना उन्हें लगेगा कि उनका बेटा उनकी इमोशंस की कदर नहीं करता और उन पर नजरें जमाकर बैठा है। चिराग ने पूरी बात समझने के बाद रोहित से कहा, ठीक है बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसी वक्त पता लगाता हूँ कि आंटी कहाँ है। चिराग यह कहने के बाद कमरे के बाहर निकल गया। चिराग के जाते ही नन्ही सी रिया दौड़कर रोहित और अनिका के पास आई। रिया अनिका का एक हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। अनिका और रोहित ने रिया से पूछा, अरे रिया, यह क्या कर रही हो तुम बेटा? रिया काफी परेशान नजर आ रही थी। रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा,
अलेक्जेंडर का एक रैबिट मर गया। जल्दी चलो मम्मा, देखो अलेक्जेंडर के दोस्तों के साथ क्या हो रहा है। रिया की बात सुनते ही अनिका और रोहित दोनों दौड़कर अलेक्जेंडर के दोस्तों के बनाए हुए कमरे में पहुंचे। अनिका ने कमरे के अंदर दाखिल होते ही देखा अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के शरीर के पास घुटनों की बल बैठा था। वह खरगोश निर्जीव जमीन पर पड़ा था। अलेक्जेंडर बिना अपने पलके झपकाए बस अपने दोस्त के सर पर हाथ फेरता रहा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी अलेक्जेंडर के पालतू जानवरों को भी V15 की डोज दी गई थी और बिना V16 के वह सब एक एक करके मर जाएंगे। जानवरों को डोज देने का समय मर्यादा भी इंसानों से काफी कम थी। V15 के डोज के बाद अगर जानवरों को मरने से बचाना था तो उन्हें भी V16 ड्रग और 2 से 3 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए था। दिन रात एक करके अनिका ने ड्रग के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। इतना तो जान चुकी थी कि अगर उसे V16 तक पहुंचना था तो किसी भी तरह स्वाति के छोड़े हुए क्लू के जरिए उसे यह पता लगाना होगा कि स्वाति ने उन्हें कहां छुपा रखा है। तभी अचानक एक धीमी आवाज में अनिका और रोहित के होश उड़ा दिए। मरे हुए खरगोश के सर पर हाथ फेरते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, तुम लोग बिल्कुल घबराना मत, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने वाला हूँ। अलेक्जेंडर ने जैसे ही यह बात कही अनिका और रोहित शॉक हो गए। वह दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे। अलेक्जेंडर ने जिस तरह से अपने मरे हुए दोस्त को यह वादा किया था, इसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अनिका अब जान चुकी थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था और किसी भी तरह उसे स्वाति के क्लू तक पहुंचना था। अनिका जमीन आसमान एक कर चुकी थी यह जानने के लिए कि आखिर स्वाति ने वो क्लू कहाँ छुपाए थे। स्वाति के कमरे से लेकर स्वाति मल्होत्रा से जुड़ी हुई हर बात को वह अच्छी तरह से जांच कर देख चुकी थी, मगर अनिका को कहीं कोई क्लू नजर नहीं आता था। अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे पहले कि अनिका अपने इमोशंस पर काबू खो बैठे, रोहित ने अनिका को संभालते हुए कहा, देखो इस वक्त बच्चों के सामने अगर तुम इस तरह से रोया करोगे तो मामला और बिगड़ सकता है। कम से कम अलेक्जेंडर के लिए अपने आप को कंट्रोल करो। अनिका अच्छी तरह समझती थी कि उसे इस वक्त काफी हिम्मत से काम लेना होगा। एक माँ होने के बावजूद अनिका को इस वक्त अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने इमोशंस को अपने दिल के किसी कोने में दबाकर प्रैक्टिकल होकर सोचना था। अनिका को किसी भी तरह यह सोचना था कि V16 तक पहुंचने के लिए उसे कौन से रास्ते पर चलना था। अनिका फिर से अपनी माँ की छोड़ी हुई आखिरी रिकॉर्डिंग सुनना शुरू किया। अनिका पिछले कई दिनों से बार बार स्वाति की आखिरी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अब तक अनिका को स्वाति ने उस रिकॉर्डिंग में कहा हुआ हर शब्द अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लिया था, मगर उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अनिका कई घंटों तक बस स्वाति की रिकॉर्डिंग सुनती रही। देखते ही देखते अनिका की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। अनिका नींद में भी बार बार करवटें बदल रही थी। अनिका के सामने अलेक्जेंडर के मरे हुए पालतू जानवरों का शरीर नजर आने लगा था। तभी अचानक अनिका को अलेक्जेंडर की एक चीख सुनाई दी। अलेक्जेंडर के कमरे में अनिका दौड़ कर गई। अलेक्जेंडर के मुंह से खून बह रहा था। अलेक्जेंडर की आंखें फटी हुई थी। अनिका दौड़कर अलेक्जेंडर के पास गई और अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठा लिया। अनिका अलेक्जेंडर के गालों को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगी। अनिका जोर जोर से अलेक्जेंडर का नाम पुकारती रही, मगर अलेक्जेंडर अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। अनिका एक डॉक्टर थी, अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त उसके हाथों में जो शरीर था वह बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। अलेक्जेंडर के शरीर से जान निकल चुकी थी। अलेक्जेंडर की सांसें बंद हो चुकी थी। अनिका कुछ देर तक अलेक्जेंडर को जोर जोर से हिलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। अनिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक शीशे के टूटने की आवाज आई। जब अनिका ने आंखें खोली तब उसे एहसास हुआ कि वह बस एक बहुत बुरा सपना देख रही थी। इस सपने ने अनिका को अंदर से तोड़कर रख दिया था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने
वक्त पर सही कदम नहीं उठाएं तो यह सपना बहुत जल्द हकीकत में बदल सकता था। अनिका अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती थी। किसी भी तरह अनिका V16 पावर ड्रग तक पहुंचना चाहती थी, मगर अनिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि V16 पावर ड्रग तक कैसे पहुंच सकती थी। अनिका के माथे से पसीना बह रहा था। अनिका की सांसें काफी तेज हो चुकी थीं। अनिका ने अपने बिस्तर के बगल में रखे एक टेबल से पानी का ग्लास उठाया। पानी पीने के बाद अनिका कुछ देर तक बालकनी में जाकर टहलती रही। अनिका अपने दिमाग पर जोर डालकर स्वाति की रिकॉर्डिंग को फिर से याद करने लगी। इस बार अनिका ने रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अपने मोबाइल और ईयरफोन का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद अपने मन में छपी हुई बातों को याद करने की कोशिश करने लगी। अनिका को वह रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से याद थी। अपने मन में अनिका बार बार वह रिकॉर्डिंग दोहराने लगी। तभी अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका स्वाति ने छोड़े हुए जिस क्लू तक पहुंचना चाहती थी, उसे वो क्लू तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। अनिका तुरंत फिर से अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल पर स्वाति की रिकॉर्डिंग सुनने लगी। रोहित भी काफी देर से आंखें खुली रखकर अनिका की बेचैनी देख रहा था। जब रोहित को एहसास हुआ कि अनिका ने जरूर कुछ पता लगा लिया है, तब रोहित भी अपनी जगह से उठकर बालकनी में आया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है? अनिका बड़े ही ध्यान से ईयरफोन में स्वाति की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। रोहित की बात को इग्नोर करते हुए अनिका ने एक पेन पेपर लिया और बालकनी में रखी चेयर पर बैठकर बड़े ही ध्यान से कुछ लिखने लगी। कुछ देर तक रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, जरा तुम इस रिकॉर्डिंग को सुनकर मुझे बताओ, क्या तुम इसमें कोई अजीब बात महसूस कर सकते हो? रोहित ने भी बड़े ही ध्यान से स्वाति की रिकॉर्डिंग सुनी, मगर रोहित बार बार सुनने के बावजूद भी कुछ पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात थी रिकॉर्डिंग में जिससे अनिका ने क्लू का अंदाजा लगाया था। रोहित ने कहा, इसमें तो बस तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा है। तुम्हारी माँ चाहती है कि उसकी बेटी सेफ रहे। मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आई इस रिकॉर्डिंग में। तभी अनिका ने दोबारा ईयरफोन रोहित के कान में लगाते हुए कहा, इस बार बड़े ही ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को सुनना। जब मेरी माँ बोल रही है तब बैकग्राउंड में तुम्हें एक आवाज सुनाई देगा। उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। रोहित ने फिर से बड़े ही ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश की। इस बार बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद रोहित ने रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद अनिका से कहा, जब तुम्हारी माँ बात कर रही हैं तब पीछे हल्की हल्की तबले की थाप थाप की आवाज सुनाई पड़ रही है, मगर आवाज काफी हल्की है। ऐसा लगता तो है जैसे कुछ म्यूजिक बज रहा है तबले पर, मगर आवाज बड़ी हल्की है। अनिका ने रोहित से कहा, अब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि वह कोई तबले की थाप नहीं, बल्कि कोई टेबल पर उंगलियों से थाप दे रहा है। भले ही वह आवाज एक रिदम में आ रही है, मगर वह कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज नहीं है, बल्कि किसी टेबल या किसी सख्त सरफेस पर उंगलियों से की गई आवाज है। रोहित ने अनिका की बात सुनने के बाद फिर से बड़े ही ध्यान से रिकॉर्डिंग को सुना। इस बार रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद रोहित ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी इस तरीके से बारे में एक बार सुना था। इसी म्यूजिक की बदौलत वर्ल्ड वार के जमाने में लोग एक दूसरे को मैसेज भेजने की कोशिश करते थे। तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है। अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या तुम इस मैसेज को डिकोड कर सकते हो? रोहित ने फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कहा, नहीं, इस मैसेज को डिकोड करना बेहद मुश्किल है। इंटरनेट पर इस मेथड के बारे में सर्च करने के बाद रोहित और अनिका को यह पता लगा कि इस मेथड को मोर्स कोड कहा जाता था। अनिका ने लगभग 1 घंटे तक रिसर्च करने के बाद मोर्स कोड के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद फिर से स्वाति की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उस तबले की थाप जैसी आवाज़ को रिकॉर्ड करके अनिका ने पेपर पर कुछ लिखने की कोशिश की।
उस कोड के जरिए स्वाति जरूर अनिका को कोई मैसेज देना चाहती थी, यह बात पक्की थी। मगर रोहित और अनिका दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस मैसेज को डिकोड किस तरह किया जाए। रोहित ने अनिका से कहा, जरूर मोर्स कोड के जरिए तुम्हारी माँ तुम्हें एक सीक्रेट चाबी देना चाहती है, जो चाबी तुम्हें V16 पावर ट्रक तक पहुंचा सकती है। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के मैसेज को डिकोड कैसे किया जाए। पेपर पर अनिका ने जो कुछ भी लिखा था वो पढ़ने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, देखो, इतना तो तय है कि मेरी माँ रीडिंग की बहुत शौकीन थी। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। शायद मोर्स कोड के बारे में भी उसने किसी किताब में पढ़ा था। हो सकता है कि किसी किताब के जरिए वह मुझे कुछ बताना चाहती हो। अनिका की बात धीरे धीरे रोहित की समझ में आने लगी थी। रोहित ने अनिका से कहा, मगर इस दुनिया में हजारों लाखों किताबें हैं, किस किताब में इस कोड को डिकोड करने का राज छुपा होगा, यह हम कैसे बता सकते हैं। तभी अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित से कहा, मनाली के बंगले में मेरी माँ की कई पुरानी किताबें आज भी मौजूद हैं। हो सकता है उन किताबों के जरिए वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द मनाली के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि V16 तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मनाली के उस पुराने बंगले में मौजूद है। रोहित भी अनिका की बात से सहमत था, मगर अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने अनिका से कहा, देखो, इस वक्त बहुत रात हो चुकी है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। तुम सुबह जल्दी मनाली के लिए रवाना हो जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर इस वक्त तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है। अनिका भी जानती थी कि उसके शरीर को अगर ठीक से नींद ना मिले तो उसे काफी परेशानी हो सकती थी। इसलिए रोहित की बात को मानते हुए अनिका ने तय किया कि वह सुबह होते ही मनाली के लिए रवाना हो जाएगी। अनिका के लिए रात को आराम कर पाना हालांकि काफी मुश्किल होने वाला था। अनिका जानती थी कि वह पहले क्लू के बेहद करीब थी, मगर उसे मनाली पहुंचने का इंतजार करना होगा। रात को बड़ी मुश्किल से अनिका को नींद आई। सुबह के 7:30 बजे थे जब अनिका ने अपनी आंखें खोली। अनिका जैसे ही तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंची, तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अनिका को देखते ही नन्ही सी रिया अपनी चेयर पर खड़ी हो गई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, मम्मा, आज सनराइज कहाँ हुआ है, जरा पता करना। अभी तो सुबह के 7:30 बजे हैं और तुम जगी हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें इतना जल्दी उठे कभी नहीं देखा। चलो आज हम सब मिलकर सुबह की धूप देखेंगे। सुबह सुबह गार्डन में खेलने का मजा ही कुछ और है। चलो मेरे साथ मम्मा। तभी आर्यन ने रिया को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, मम्मा को डिस्टर्ब मत करो, वो सुबह सुबह जागी हैं, इसका मतलब जरूर उन्हें किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होगा। आर्यन ने अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, तुम खुद ड्राइव करके मत जाना, अपने साथ किसी ड्राइवर को ले जाना। अलेक्जेंडर ने भी आर्यन की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी कई दिनों से तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैंने भी इन्हें कभी इतने जल्दी जागते हुए नहीं देखा। देखिए, आप अगर खुद ड्राइव करके जा रही हैं तो बिल्कुल संभाल कर गाड़ी चलाना। अगर आपने किसी और की गाड़ी ठोक दी तो कोई बात नहीं, मगर देखना कि आप खुद इंजर्ड ना हो जाएं। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर के इस तरह के ख्यालात ठीक नहीं थे, मगर इस वक्त अनिका के पास अलेक्जेंडर को समझाने का वक्त नहीं था। अनिका ने तीनों बच्चों को बाय कहा और घर से निकल गई। अनिका जानती थी कि कोई भी ड्राइवर अनिका को उतनी तेजी से मनाली नहीं पहुंचा सकता था जितना वह खुद ड्राइव करके मनाली पहुंच सकती थी। जैसे ही अनिका अपनी कार में बैठी, अनिका के बगल में आकर रोहित बैठ गया। रोहित ने अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए अनिका से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, फिर अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लेना। रोहित जान चुका था कि अनिका के अंदर का वर्ल्ड चैंपियन ड्राइवर जाग चुका था। वह जल्द से जल्द मनाली पहुंचना चाहती थी। रोहित अनिका के लिए एक छोटे से टिफिन बॉक्स में थोड़ा सा नाश्ता लेकर आया था। अनिका कार ड्राइव करना शुरू करे उससे पहले रोहित ने टिफिन बॉक्स खोलते हुए अनिका से कहा, पहले कुछ खा लो, शरीर में ताकत होगी तभी तुम्हारा दिमाग भी अलर्ट रहेगा। ड्राइविंग करने में तुम्हें आसानी होगी। अनिका के पास वक्त नहीं था,
इसलिए ब्रेड बटर की 1-2 टुकड़े अपने मुंह में डालकर अनिका ने कार शुरू कर दी। अनिका ने तेजी से कार पार्किंग लॉट से बाहर निकाली। एक बड़ा सा धूल का गुबार अनिका और रोहित की कार के पीछे नजर आने लगा। अनिका और रोहित के जाते ही भूमिका की कार बंगले में दाखिल हुई। पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करने के बाद भूमिका मारवा हाउस में जाने लगी। भूमिका की आंखों से पता चलता था कि भूमिका काफी थकान महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भूमिका रात भर सोई नहीं थी। घर का चीफ सिक्योरिटी गार्ड भूमिका के पास आकर कहने लगा, मैडम, मैंने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर आप मेरा फोन कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। क्या आप जानती हैं कि अनिका मैडम और रोहित सर फिर से एक हो गए हैं? भूमिका ने उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात का जवाब देते हुए कहा, शायद तुम नहीं जानते कि उन्हें एक करने के लिए मैंने कितनी कुर्बानी दी है। आज अनिका रोहित का साथ सिर्फ मेरी वजह से है। अगर मैं नहीं होती तो मेरे भाई का संसार बिखर चुका होता। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि भूमिका क्या कहना चाहती थी। भूमिका ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, अगर मैंने अनिका के बॉयफ्रेंड को अपने जाल में नहीं फंसाया होता और उसके फोन से अनिका को मैसेज नहीं भेजे होते तो यह सब कुछ नहीं हुआ होता। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वह रोहित के पास वापस आ गई। भूमिका की बातें चीफ सिक्योरिटी गार्ड को काफी कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने भूमिका को न्यूज दिखाते हुए कहा, कल ही साहब और मैडम के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया। उन्होंने जिस मिस्टर एक्स की बात की थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनते ही भूमिका के होश उड़ गए। वह बिल्कुल चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मिस्टर एक्स खुद अनिका थी तो उसने सारी रात जिस लड़के के साथ गुजारी थी वह कौन था। भूमिका काफी शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भूमिका को बार बार पूछता रहा कि क्या हुआ था, मगर भूमिका उसे बिना कुछ बताए फिर से कार में बैठकर सीधे उस वीरान बंगले की ओर जाने लगी। बंगले पर पहुंचते ही भूमिका जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। जैसे ही निखिल ने दरवाजा खोला, भूमिका को सामने खड़ा देखकर निखिल चौंक गया। निखिल ने भूमिका को देखकर कहा, अरे स्वीटी, तुम वापस आ गई। निखिल के मुंह से स्वीटी नाम सुनकर भूमिका ने कहा, स्वीटी? कौन स्वीटी? निखिल हैरान होते हुए भूमिका से कहा, अरे कल ही तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हारा नाम स्वीटी है। आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लगा कि तुम मुझे इतनी देर में मिस करने लगी, इसीलिए वापस आई हो, मगर तुम तो काफी गुस्से में लग रही हो। अनिका और रोहित को एक करने के लिए भूमिका ने सोचा था कि वह निखिल के साथ प्यार का नाटक करके निखिल को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेगी। भूमिका ने सोचा था कि अपने भाई के परिवार को बचाने के लिए उसे यह कुर्बानी देनी ही होगी। इसलिए बीती रात भूमिका ने निखिल के साथ गुजारकर निखिल को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। निखिल के सो जाने के बाद निखिल के मोबाइल से भूमिका ने अनिका को तरह तरह के ब्रेकअप मैसेज लिखे थे। सुबह जब भूमिका को पता चला कि रोहित और अनिका फिर से एक हो गए थे, तो भूमिका को यकीन हो गया कि उसी की वजह से उसके भाई का संसार टूटने से बचा था। मगर न्यूज लिंक देखने के बाद भूमिका को एहसास हुआ कि निखिल वह आदमी था ही नहीं जिस आदमी के प्यार के चंगुल से भूमिका अनिका को छुड़ाना चाहती थी। भूमिका को मन ही मन यह एहसास हो गया था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। भूमिका ने एक ऐसे लड़के के साथ रात गुजारी थी जिसे वह जानती तक नहीं थी। भूमिका ने निखिल को हैरानी से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुमने मेरा इस तरह से फायदा क्यों उठाया? भूमिका की बात सुनकर निखिल हैरान हो गया। निखिल ने भूमिका से कहा, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? यह क्या कह रही हो तुम? तुमने खुद ही मुझसे कहा था कि तुम पहली नजर में मुझसे प्यार कर बैठी हो और अब अचानक यह सब कुछ। मुझे बताओ, कौन हो तुम और अचानक यह क्या हो गया है तुम्हें? भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि वह निखिल को सब कुछ सच कहे या नहीं। भूमिका ने निखिल की आंखों में आंखें डालकर पूछा, जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम कंप्यूटर एक्सपर्ट हो तो तुमने मुझसे कहा था कि हाँ तुम हो। क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था? निखिल भूमिका की बात सुनकर काफी कंफ्यूज लग रहा था, मगर भूमिका की बातों का जवाब देते हुए निखिल ने कहा, अरे मगर मैं सचमुच एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ।
मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। भूमिका की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भूमिका ने अपने एक हाथ से निखिल का कॉलर कसकर पकड़ रखा था और पूछा, मैंने तुमसे यह भी पूछा था कि क्या तुम ही वह हो जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को साइबर अटैक से बचाया था। निखिल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि यह बात तुम किसी से कह नहीं सकती। हाँ, मैंने थोड़ी बहुत मदद की थी उनकी, यह बात सच है। दरअसल निखिल ने उस वक्त अनिका को साइबर अटैक से बचने की बेसिक चीजें समझाई थी। निखिल की गाइडेंस पर अनिका ने साइबर अटैक की कई किताबें पढ़ने के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर हुए साइबर अटैक को नाकाम किया था। निखिल ने भूमिका से जो कहा था वह झूठ नहीं था, मगर भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि अगर निखिल सब कुछ सच सच कह रहा था तो फिर अनिका ने जो बातें कही थी वह सब सच कैसे हो सकती थी। भूमिका काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि भूमिका को अचानक हो क्या गया था। बीती रात भूमिका ने प्यार भरी बातें करके निखिल को रिझाने की कोशिश की थी, मगर सुबह होते ही भूमिका को क्या हो गया था यह बात निखिल की समझ के बाहर थी। वहां अनिका और रोहित तेजी से मनाली की ओर आगे बढ़ रहे थे। बीच में एक हॉल्ट लेने के बाद रोहित और अनिका ने ड्राइविंग सीट पर अदला बदली कर ली। रोहित ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अनिका से कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो, वहां चलकर भी तुम्हें बहुत काम करना है। अनिका जानती थी कि रोहित की ड्राइविंग स्किल्स भी काफी अच्छी थी, इसलिए बेफिक्र होकर अनिका भी रोहित की बात मानते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अनिका को कुछ देर तक नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अनिका ने जब अपना मोबाइल फोन निकालकर देखा तो वह हैरान हो गई कि बीती रात निखिल ने उससे कई सारे मैसेजेज किए थे। जब अनिका ने निखिल के मैसेजेज पढ़ना शुरू किया तो वह हैरान रह गई। निखिल ने अजीबोगरीब मैसेज भेजे थे अनिका को, जिसमें लिखा था, मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, दूर हो जाओ तुम मेरी जिंदगी से। अनिका इस मैसेज का मतलब समझ पाती उससे पहले अनिका की नज़र निखिल की भेजी हुई एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें भूमिका और निखिल साथ साथ नजर आ रहे थे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका को हैंडसम लड़कों के साथ दोस्ती करना कितना अच्छा लगता था, मगर अनिका यह नहीं जान पा रही थी कि आखिर भूमिका निखिल तक पहुंची कैसे। अनिका ने निखिल को मैसेज करते हुए लिखा, तुम दोनों कैसे मिले और इतनी ज्यादा दोस्ती कैसे हो गई तुम दोनों के बीच में। इस बात का जवाब देते हुए निखिल ने लिखा, यह लड़की कह रही है कि वह तुम्हारी बहन है, क्या यह सच है। अनिका ने जवाब में हाँ लिख दिया। निखिल ने फिर से मैसेज करते हुए अनिका से कहा, हमने बीती रात साथ गुजारी, मैंने इसका बग देख लिया था, यह लड़की पुलिस में है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह लड़की कोई स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर है। अनिका जानती थी कि वह भूमिका की आइडेंटिटी इस तरह से रिवील नहीं कर सकती थी। अनिका ने जवाब देते हुए लिखा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। निखिल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, थैंक्स गॉड, यह स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर नहीं है। सच बताऊं तो यहाँ बेंगलुरु में मुझ पर एक मुकदमा हो गया है, किसी ने मुझ पर हैकिंग करने का मुकदमा किया है, इसलिए मैं छुपने के लिए दिल्ली आया हूँ। मुझे लगा कि यह लड़की किसी स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर होगी और शायद भेष बदलकर मुझे पकड़ना चाहती है। अनिका अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर निखिल और भूमिका के बीच में इस तरह का कनेक्शन कैसे हो गया था, मगर इस वक्त अनिका के दिमाग में और कई बड़े टेंशन चल रहे थे, इसलिए निखिल और भूमिका की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अनिका ने अपना फोन अपनी छोटी सी बैग में रख दिया। रोहित ने गाड़ी चलाते हुए अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम अब तक सोई क्यों नहीं। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, जिंदगी में उलझन ही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। रोहित अनिका की इस बात का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, मगर रोहित अनिका को बार बार पूछकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कुछ देर में अनिका की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। जब अनिका की आंख खुली तो अनिका ने देखा कि वह लोग मनाली पहुंच चुके थे। रोहित कार तेजी से मनाली के पहाड़ी रास्तों से ले जा रहा था। यह रास्ते अनिका को काफी जानी पहचानी लग रही थी।
अनिका ने अपना सारा बचपन इसी शहर में गुजारा था। हालांकि गौतम गुलेरिया और मनीषा ने हमेशा ही अनिका को एक कमरे में बंद कर रखा था, मगर कई बार जब भी बलवीर सर अनिका की ट्रेनिंग के लिए मनाली आया करते थे, तब चुपके से अनिका बलवीर सर के साथ शहर घूमने जाया करती थी। धीरे धीरे अनिका बिना बलवीर सर के ही चुपके से घर से बाहर निकलकर शहर की पहाड़ी गलियों में घूमा करती थी। अनिका बचपन में काफी ज्यादा मोटी थी। वह स्कूल भी नहीं जाती थी, सारी ट्रेनिंग घर पर ही किया करती थी, इसलिए घर से बाहर निकलना उसे बहुत अच्छा लगता था। अनिका को आज भी यह याद आ रही थी, वह हर गलियां जहां बचपन में अनिका ने घंटों अकेले बैठकर बादलों को देखा था। धीरे धीरे कार उस पुराने बंगले की ओर पहुंचने लगी जहां अनिका ने अपना वह बचपन गुजारा था, जिसे वह फिर कभी याद नहीं करना चाहती थी। जब कार उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए पुराने बंगले के गेट के अंदर दाखिल हुई, तब अनिका की नजरें उस पुराने फव्वारे पर पड़ी जो सालों से बंद था। बंगला इस बार पहले से भी ज्यादा वीरान नजर आ रहा था। लोखंड से बना बंगले का मेन गेट पहले से ज्यादा जंग पकड़ चुका था। बंगले को देखते ही अनिका काफी अजीब महसूस करने लगी। रोहित और अनिका जब कार से बाहर उतरे, तब अनिका की नजर बंगले की मेन डोर पर पड़ी। बंगले की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से बंगले के अंदर किसी ने कदम नहीं रखा था। अनिका और रोहित जैसे ही बंगले के अंदर गए, कई सारे परिंदे एक साथ शोर मचाने लगे। जैसे ही रोहित ने अंदर आने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, रोहित के कदमों की आहट से सारे परिंदे एक साथ यहाँ वहाँ उड़ने लगे। रोहित और अनिका ने किसी तरह उन परिंदों के बीच से रास्ता बनाया और स्वाति के कमरे की ओर आगे बढ़ने लगे। पूरा बंगला वीरान नजर आ रहा था। बंगले में कोई फर्नीचर नहीं था। मनीषा ने बंगले की हर चीज बंगले से निकालकर बेच दी थी। हालांकि मनीषा और कामिनी ने बंगले को बेचने की बहुत कोशिश की थी, मगर गौतम गुलेरिया की दस्तखत के बिना बंगले को बेचना बेहद मुश्किल था। स्वाति ने मरने से पहले यह बंगला अनिका के नाम किया था और अनिका का गार्जियन होने के नाते गौतम गुलेरिया का बंगले पर अधिकार था। गौतम गुलेरिया मरने के बाद बंगला फिर से अनिका के नाम हो गया था। इसलिए काफी मेहनत मशक्कत करने के बावजूद मनीषा बंगले को बेचने में नाकामयाब रही। अनिका को अब सिर्फ एक ही चीज की फिक्र थी, स्वाति मल्होत्रा के कमरे में रखी गई किताबें कहीं मनीषा ने डिस्पोज ना कर दी हो। जैसे ही रोहित और अनिका स्वाति के कमरे के अंदर गए, अनिका ने देखा कि कमरे में चारों तरफ से ढेर सारी किताबें बिखरी पड़ी थी। अनिका जान चुकी थी कि मनीषा ने इन किताबों में से कहीं कोई कीमती चीज ढूंढने की कोशिश की थी, मगर जब पूरे कमरे में उसे कोई खास कीमती चीज नजर नहीं आई, तो सारी किताबें अस्त व्यस्त करने के बाद मनीषा कमरे से निकल गई होगी। अनिका ने स्वाति के मोर्स कोड के जरिए जो सिंबल्स और जो निशानियां अनिका को मैसेज के थ्रू बताई थी, वह सारे सिंबल्स और निशानियां अनिका ने एक पेपर पर लिख रखी थी। मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि मोर्स कोड के जरिए स्वाति किस किताब की बात कर रही थी। ढेर सारी किताबों में वह कौन सी किताब थी जिसमें स्वाति ने V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का जरिया बनाया था। अनिका मन ही मन अपने सामने पड़ी किताबों के ढेर को देखती रही और सोचती रही कि आखिर वह कौन सी किताब हो सकती थी जिसमें V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का रास्ता था। अगर सारी किताबें पढ़ी जाएं तो कम से कम उन किताबों को पढ़ने के लिए अनिका को 5 से 6 महीने तक का वक्त लग जाता, मगर अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अनिका के पास बहुत कम वक्त बचा था। मगर अनिका जानती थी कि स्वाति ने जरूर किसी ऐसी किताब में वो क्लू छोड़ा होगा जो किताब उसके दिल के बेहद करीब थी। अनिका कुछ देर तक बड़े ही ध्यान से सोचती रही कि आखिर स्वाति ने किस किताब में V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का जरिया छुपाया था। अनिका यह समझने की कोशिश कर रही थी कि ढेर सारी किताबों में से वह कौन सी किताब थी जो अनिका को पावर ड्रग तक पहुंचा सकती थी। तभी अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ का छुपाया हुआ क्लू इन किताबों में है। रोहित अनिका की बात सुनकर हैरान हो गया। अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, मेरी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि गौतम गुलेरिया किस किस्म का इंसान था।
इतनी जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज वह गौतम गुलेरिया के होते हुए इस घर में नहीं छुपा सकती थी, क्योंकि उसे इस बात का जरूर डर रहा होगा कि अगर V16 पावर ड्रग जैसी चीज गौतम जैसे इंसान के हाथ लग गई तो क्या हो सकता था। इसलिए मुझे यकीन है कि इन सारी किताबों में वह क्लू कहीं नहीं शामिल होगा। अनिका की बात सुनते ही रोहित का चेहरा उतर गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति ने वह क्लू कहाँ छुपाया होगा। तभी अनिका ने रोहित को एक और सवाल पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कौन सी किताब है जो हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करते। रोहित अनिका की यह बात सुनकर काफी हैरान रह गया। कुछ देर तक सोचने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, वह किताबें जो हम खुद लिखते हैं, मेरा मतलब है स्कूल में जब हम किसी नोटबुक में लिखते हैं, हमारी परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं, हम दूसरे स्टैंडर्ड में प्रवेश कर जाते हैं, तो पहले वाले स्टैंडर्ड की किताबें हमारे लिए फिजूल हो जाती हैं, हम उन्हें दोबारा कभी नहीं पढ़ते। अनिका ने रोहित से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर बड़े होने के बाद ऐसी कौन सी किताबें हैं जिन्हें सिर्फ 1 साल या कुछ महीनों तक यूज करने के बाद हम दोबारा कभी यूज नहीं करते, और उन किताबों में बाकी लोगों को भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। रोहित अनिका का सवाल सुनते ही मन कुछ सोचने लगा। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रोहित समझ चुका था कि अनिका ने जरूर पता लगा लिया था कि वह किताबें कौन सी थी। तभी अचानक रोहित के दिमाग में भी एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने अनिका से कहा, उन दिनों जब तुम्हारी माँ बिजनेस किया करती थी, तब कंपनी के सारे अकाउंट्स हम हाथ से किताबों में लिखा करते थे, और एक बार टैक्स फाइल हो जाए उसके बाद वह सारी अकाउंट की किताबें बिल्कुल फिजूल हो जाती थीं, और इन किताबों में कंपनी के मैनेजर के अलावा और किसी को दिलचस्पी नहीं होती थी। अनिका ने रोहित की बात में हामी भरते हुए कहा, और इसीलिए माँ ने कंपनी अनिकरण फार्मास्यूटिकल के जरिए जो मैनेजर चुना था वह बेहद भरोसेमंद और ईमानदार मैनेजर था। माँ को यकीन था कि वह कभी भी बेईमानी करने के लिए कंपनी के अकाउंट्स बुक में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और अगर वह कभी छेड़खानी नहीं करेंगे तो उन पुराने अकाउंट्स बुक को दोबारा खोलने का कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। रोहित अभी भी अनिका की बातों से काफी कंफ्यूज था। तभी अनिका ने रोहित से कहा, मुझे पता चल गया है कि वह राज किस किताब में छुपा है। वह किताब इस वक्त कंपनी के मैनेजर मनोज अंकल के पास है। जैसे ही अनिका के दिमाग में मैनेजर मनोज का ख्याल आया, वह दौड़कर बंगले से बाहर निकल गई। अनिका की पैरों की आहट से परिंदे फिर से पूरे बंगले में यहाँ वहाँ उड़ान भरने लगे। इस बार अनिका घबराने वाली नहीं थी और बिना रुके अनिका बंगले से बाहर चली गई। रोहित एक बार देखना चाहता था कि अनिका ने अपना बचपन गुजारा था। रोहित महसूस करना चाहता था कि अनिका का हर दर्द जो उसने बचपन में बिना माँ बाप के उठाया था, मगर इस वक्त अनिका को देखकर रोहित को यकीन हो गया था कि अनिका को इस बंगले से कोई लगाव नहीं था। अनिका अपने बचपन के इस बंगले से जुड़ी किसी भी याद को फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। अनिका के जाते ही रोहित भी तेज कदमों से अनिका का पीछा करते हुए बंगले से बाहर निकल गया। अनिका तेज कार ड्राइव करते हुए सीधे मैनेजर मनोज के घर पहुंची। अनिका और रोहित दरवाजे के बाहर खड़े हुए काफी देर तक मैनेजर मनोज के घर की डोरबेल बजाते रहे। काफी देर के बाद मैनेजर मनोज ने अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही रोहित चुपके से कार में जाकर बैठ गया। रोहित देखना चाहता था कि कहीं कोई अनिका और रोहित का पीछा तो नहीं कर रहा था। अनिका को इस तरह अचानक ही अपने सामने देखकर मैनेजर मनोज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैनेजर मनोज ने अनिका से कहा, तो आखिरकार आप कंपनी की बागडोर संभालने वापस आ ही गई। देखो बेटा, मैं पहले से जानता था कि एक न एक दिन तुम जरूर अपनी जिम्मेदारियों को उठाने वापस लौट आओगी। मुझे खुशी है कि अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब तुम तैयार हो। अनिका मैनेजर मनोज की यह बातें पहले भी कई बार सुन चुकी थी, मगर इस वक्त अनिका बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं थी कि वह मैनेजर मनोज की इन बातों को एंटरटेन कर सके। इसलिए उनकी बातों को बीच में काटते ही अनिका ने कहा,
क्या पुरानी सारी अकाउंट्स की किताबें आपने अभी भी संभाल कर रखी है? अचानक ही अनिका ने जब यह सवाल पूछा तो मैनेजर मनोज ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ बेटा, अगर तुम्हें मुझ पर किसी भी तरह का शक है तो तुम पुरानी सारी अकाउंट्स की किताबें देख सकती हो। मैंने कभी कोई हेराफेरी नहीं की है। कंपनी में जो भी मुनाफा होता था मैं चुपचाप तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। पहले भी जब मुनाफा होता था तो मैं सारा का सारा मुनाफा गौतम जी के हवाले कर देता था। मैंने कभी 1 रुपये की चोरी नहीं की है। फिर भी अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं सारी अकाउंट की फाइल लेकर अभी आता हूँ। अनिका जानती थी मैनेजर मनोज बहुत ईमानदार थे और अनिका को उन पर कोई शक नहीं था, मगर इस वक्त मैनेजर मनोज की गलतफहमियां दूर करने के अनिका के पास टाइम नहीं था। अनिका किसी भी तरह अपनी माँ की छोड़ी हुई उस अकाउंट की किताब तक पहुंचना चाहती थी जिसमें V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का जरिया स्वाति ने छुपाया था। कुछ देर बाद मैनेजर मनोज अपने हाथों में कई सारी किताबें लेकर बाहर आए। उन्होंने वो सारी किताबें और फाइल्स एक मेज पर रख दी। मैनेजर मनोज ने अपनी नजरें नीची करते हुए अनिका से कहा, तुम्हारी माँ ने जब अनिकरण फार्मास्यूटिकल की बागडोर मेरे हाथ में सौंपी थी तब से लेकर आज तक सारी अकाउंट की फाइल और किताबें मैंने संभाल कर रखी है। यही है वह सारी फाइल और किताबें। तुम इन्हें चेक करके पता लगा सकती हो कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाया है या नहीं। मैनेजर मनोज की बात सुनते ही अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और मैनेजर मनोज के पास आकर पूछने लगी, मेरी माँ ने आपको जब कंपनी सौंपी थी तब अकाउंट की कुछ किताबें आपको सौंपी होंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह किताबें कहाँ हैं? मैनेजर मनोज ने किताबों के ढेर के नीचे से 4-5 किताबें निकाली और अनिका के सामने रखते हुए कहा, यह किताबें 25 साल पहले की है। ये जब तुम्हारी माँ ने कंपनी की बागडोर मेरे हाथ में सौंपी थी उसके पहले के 2 साल और उसके बाद के 2 साल के अकाउंट्स इन्हीं फाइल्स में हैं। जैसे ही मैनेजर मनोज ने अपनी बात पूरी की, अनिका ने उन किताबों पर अपनी नज़र डाली। फाइल जैसे ही दिखने वाली थी, ये किताबें पुराने जमाने में अकाउंट लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अनिका की नज़र एक खास किताब पर पड़ी जिसके कवर पर फूलों की डिजाइन बनी थी। कवर देखते ही अनिका समझ चुकी थी कि इस तरह से किसी किताब को रखना मनोज अंकल की स्टाइल नहीं हो सकती थी। जरूर यह किताब स्वाति ने अपने हाथों से सजाई थी। उस किताब को अपने हाथ में उठाकर अनिका मैनेजर मनोज के घर से बाहर निकलने लगी। मैनेजर मनोज ने अनिका को रोकते हुए कहा, बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे बता दो। इस तरह से इस उम्र में मुझे इतना सस्पेंस में मत रखो। मैंने जी जान लगाकर अनिकरण फार्मास्यूटिकल के लिए काम किया है। अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। उम्र के इस कगार पर अगर तुम मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगाओगे तो मैं आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पाऊंगा। मैनेजर मनोज की बातों का एक्सप्लेनेशन देना इस वक्त अनिका के लिए बेहद मुश्किल था। अनिका ने अपनी जगह पर रुकते हुए मैनेजर मनोज की ओर मुड़कर देखा और कहा, आज के बाद आपको मुझे पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यह कंपनी आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। इस कंपनी पर आज के बाद मेरा कोई हक नहीं होगा। मैनेजर मनोज अनिका की इस बात को सुनकर हैरान रह गए। अनिका ने मैनेजर मनोज की ओर देखकर कहा, इस तरह हैरान मत होइए, आप डिजर्व करते हैं। यह कंपनी आपकी ही बदौलत आज तक जिंदा है और आगे भी यह कंपनी आप ही के नाम से जानी जाएगी। आज के बाद यह कंपनी, इसका सारा प्रॉफिट, सब कुछ आपका। मुझे जो चाहिए वह मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। मैनेजर मनोज समझ नहीं पा रहे थे कि अनिका यह किस की बातें कर रही थी। हालांकि वह जानते थे कि अनिका अब रोहित मारवा के साथ जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। अनिका को अनिकरण फार्मास्यूटिकल जैसी छोटी कंपनी के प्रॉफिट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर यह कंपनी स्वाति मल्होत्रा ने शुरू की थी और मैनेजर मनोज काफी वक्त से कंपनी से रिटायर होना चाहते थे। पिछली बार भी अनिका ने मैनेजर मनोज को कंपनी की जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इजाजत नहीं दी थी, मगर इस बार कंपनी मैनेजर मनोज के नाम करके
अनिका ने हमेशा हमेशा के लिए मैनेजर मनोज को ट्रैप कर दिया था। मैनेजर मनोज के घर से निकलते ही अनिका स्वाति की किताब हाथ में लिए अपनी कार में जाकर बैठ गई। अनिका जानती थी कि V16 पावर ड्रग को पाने के लिए अनिका के अलावा और कई भी लोग थे। क्रिस्टोफर, जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी हालत में V16 पावर ड्रग को हासिल करना चाहता था। अनिका को पक्का यकीन था कि क्रिस्टोफर ने अभी भी अनिका के ऊपर नजरें बनाए रखी होगी। आशीष डोगरा ने ये भी अनिका को बताया था कि V16 पावर ड्रग का इस्तेमाल जिन लोगों को करना था उनमें से सिर्फ 5 लोग इस वक्त जिंदा थे। एक आशीष डोगरा, दूसरा क्रिस्टोफर। इसका मतलब यह था कि और भी 3 लोग थे जो V16 पावर ड्रग को हासिल करना चाहते थे अपनी जिंदगी बचाने के लिए। अनिका जानती थी कि इस वक्त उस अकाउंट की बुक को पढ़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वह किसी सेफ जगह पर जाकर ही उस किताब को पढ़ना चाहती थी। जैसे ही अनिका कार में बैठी, रोहित ने अनिका से कहा, क्या हुआ? मैनेजर मनोज ने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। रोहित सब कुछ कार के अंदर से बैठकर देख रहा था। अनिका ने रोहित से कहा, अरे नहीं नहीं, वह बेचारे रिटायर होना चाहते थे। बेचारे बहुत ही ईमानदार हैं। अगर यह ना होते तो पता नहीं अनिकरण फार्मास्यूटिकल का क्या हुआ होता और यह किताब मुझ तक पहुंचती भी या नहीं। रोहित अनिका की बातें सुनकर हैरान हो गया। रोहित ने अनिका से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतने बड़े आदमी को तुम्हारी छोटी सी कंपनी का मैनेजर बनाकर इतने सालों तक कैसे रखा है। अनिका खुद रोहित की यह बात सुनकर शॉक हो गई। अनिका ने रोहित से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मनोज अंकल तो पिछले 20-25 साल से हमारी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, एक मिनट, तुम यह कहना चाहती हो कि तुम्हें पता नहीं है कि ये आदमी कौन है? अनिका रोहित की बातें सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। अनिका का रिएक्शन देखकर रोहित को यकीन हो गया था कि अनिका सचमुच मैनेजर मनोज की रियल आइडेंटिटी नहीं जानती थी। रोहित ने अनिका को समझाते हुए कहा, अरे यह आदमी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा प्रोफेसर है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद यह इतनी छोटी सी कंपनी मैनेज क्यों कर रहा है। रोहित की बात सुनकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका कार में बैठी थी और अभी भी मैनेजर मनोज अपने दरवाजे पर खड़े अनिका को देख रहे थे। अनिका धीरे से अपनी कार से निकली और धीमे कदमों से मैनेजर मनोज की ओर आगे बढ़ने लगी। मैनेजर मनोज हाथ जोड़कर अनिका से कहते रहे, मैं रिटायर होना चाहता हूँ बेटा, अब मुझसे यह सब कुछ नहीं होता। अपनी कंपनी की जिम्मेदारियां तुम खुद संभाल लो और मुझे इस बंधन से आज़ाद कर दो। अनिका अब मैनेजर मनोज की हर बात ध्यान से सुनने लगी थी। अनिका को एहसास हो चुका था कि मैनेजर मनोज कंपनी की बागडोर अब इसलिए नहीं संभालना चाहते थे क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद कुछ और था। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पिछले 20 सालों से इस कंपनी में कैद कर लिया गया था। मैनेजर मनोज हाथ जोड़कर अनिका के सामने गिड़गिड़ाते रहे। मैनेजर मनोज के ठीक सामने आकर अनिका ने मैनेजर मनोज से पूछा, मनोज अंकल, कौन है आप? क्या मैं जान सकती हूँ कि पिछले 20 सालों से आप इस कंपनी में कैदी बनकर क्यों रह रहे हैं? अनिका का यह सवाल सुनते ही मैनेजर मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। मैनेजर मनोज ने तुरंत अपने हाथ जोड़ते हुए अनिका से कहा, देखो बेटा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो फैसला करना चाहती हो वह कर सकती हो। मेरे और स्वाति के बीच में जो कुछ भी हुआ, एक बार वह सुन लो, उसके बाद जो फैसला लेना चाहती हो ले लेना। मैनेजर मनोज खुद ही अपने मुंह से कोई कन्फेशन करना चाहते थे। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों से इतनी ईमानदारी से काम करने वाले मैनेजर मनोज का असली चेहरा कुछ और ही था। इस वक्त अनिका के सामने जो आदमी खड़ा था वह कोई मामूली कंपनी का मैनेजर नहीं था, बल्कि माइक्रोबायोलॉजी का सबसे चमकता सितारा था, जिसे अपनी यूनिवर्सिटी में शामिल करने के लिए देश और विदेश की कई यूनिवर्सिटीज दिन रात लेटर्स लिखा करती थी। बायोलॉजी का पीएचडी मैनेजर माथुर इस वक्त
अनिका के सामने एक गुनाहगार बनकर खड़ा था। अनिका को मन ही मन काफी ख्याल आने लगे थे। अनिका यह सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर मनोज ने स्वाति मल्होत्रा के साथ ऐसा क्या किया था जो स्वाति मल्होत्रा ने मनोज को इतनी बड़ी और कड़ी सजा सुनाई थी। लगातार 20-25 साल तक अपने करियर को छोड़कर मनोज इतनी छोटी सी कंपनी को मैनेज क्यों कर रहा था? यह बात अनिका की समझ से बाहर थी। अनिका ने मैनेजर से कहा, बताइए क्या हुआ था 20 साल पहले? आपने अपना सब कुछ छोड़कर 20 साल तक इस कंपनी की सेवा में अपने कीमती साल क्यों बिगाड़े? मैनेजर मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने दोनों हाथ जोड़कर मैनेजर मनोज वही दरवाजे की चौखट पर बैठ गए। अपनी सिसकियों को कंट्रोल करते हुए मैनेजर मनोज ने अनिका की ओर देखकर कहा, बताता हूँ बेटा, सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैनेजर मनोज ने 22 साल पहले हुई बातें धीरे धीरे अनिका को बताना शुरू किया। जैसे जैसे मैनेजर मनोज अपनी कहानी आगे बढ़ाने लगे, अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। लगभग 20 मिनट तक मैनेजर मनोज अनिका को अपनी आप बीती सुनाते रहे। अनिका कभी सोच भी नहीं सकती थी कि 22 साल पहले स्वाति मल्होत्रा के साथ क्या क्या हुआ था। जब मैनेजर मनोज ने अपनी पूरी कहानी अनिका को सुनाई तो अनिका हैरान रह गई।